जय हिंद प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई करते होंगे। आज से हम लोग क्लास 10 का जो इतिहास है वो पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि इतिहास पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन आप हमारे वीडियो पर शुरू से अंत तक देखें तो आपको समझ में पक्का आएगा, क्योंकि इतिहास को मैं कहानी की तरह बताऊंगा और कहानी किसी को भी जल्दी समझ में आ जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास के बारे में हम जानते हैं, आखिर इतिहास होता क्या है। आइए हम देखते हैं एक एक करके इतिहास का देखते हैं कि आखिर इतिहास होता क्या है। आप लोग इतिहास के बारे में सबसे पहले बचपन क्लास में पढ़े होंगे कि इतिहास जो होते हैं यानी बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं। इतिहास में रियलिटी देखा जाता है कि जो बात घटित होती है, जो घटित बात हो जाती है, जो है ना बात खत्म हो जाती है, उसी बातों को हम लोग ताज़ा बना करके क्या करते हैं, है ना, हम अपने जीवन में उसको समझने का प्रयास करते हैं। वही तो इतिहास कहलाता है। जो आज बीत गया, इसी बात को फिर हम कल आने वाले दिन में क्या करेंगे, उसको लाएंगे, वही इतिहास कहलाता है। तो आप रिफ्रेशर रट्टा मार चुके हैं कि बीती हुई बातों को क्या बोलते हैं, या अतीत की जो बातें होती है वही क्या कहलाता है, वो इतिहास कहलाता है। मैं आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा इतिहास के बारे में। सबसे पहले इतिहास को देखते हैं कि इतिहास किन दो शब्दों से मिलकर के बना है। आइए देखते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा है बच्चे, इतिहास लिखा है, ठीक है। इतिहास जो होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन शब्द होते हैं? तो पहला शब्द होता है बच्चे, याद रखिएगा, वो है इति। क्या है? तो इति। और दूसरा क्या है? तो हास। आप समझते हैं कि इति के मतलब होता क्या है? तो इति के मतलब होता है बच्चे, याद रखिएगा, ऐसा अवश्य। क्या होता है? तो है ना, ऐसा अवश्य, है ना, ऐसा अवश्य हो, अवश्य ऐसे हो, है ना। ह्रास का मतलब क्या? तो याद रखिएगा, तो घटना हुआ होगा। क्या होगा? तो घटना हुआ होगा, घटना हुआ होगा। यही क्या होता है? इतिहास। यानी इतिहास हम कह सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। पहला होता है इति और दूसरा क्या होता है? तो हास। इति का मतलब क्या? ऐसा अवश्य ही। और उसके बाद हास मतलब क्या होता है? देखिए, हास मतलब हरास, यानी कि कुछ घटना घटित हुआ होगा, उसी के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं, वही क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। तो आइए इसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं डिफिनीशन को। इतिहास हो कहते हैं किसे? आइए देखते हैं। यानी कि इतिहास कहता है कि तथ्य और प्रमाणों के आधार पर, तथ्य और प्रमाणों के आधार पर ही इतिहासकारों के द्वारा जो बीती हुई घटना को, है ना, फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले समझते हैं कि इतिहासकार क्या होता है। बच्चों जी, जैसे कि आप लोग पहले जानते होंगे कि, है ना, विज्ञान के बारे में जो भी हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो भी विज्ञान के बारे में, जैसे कि न्यूटन ने निकाला बुक, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? तो वैज्ञानिक। क्या बोलते हैं? तो वैज्ञानिक बोलते हैं। जो विज्ञान के बारे में अध्ययन करता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो इतिहास के बारे में जो अध्ययन करता है उसे क्या बोलते हैं? तो इतिहासकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे इतिहासकार कहते हैं। तो वही कहता है कि तथ्य और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा जो बीती हुई घटना होती है ना, उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं? उजागर कर देते हैं। जो घटना खत्म हो गया, ठीक है, फिर से उसको हम लोग क्या करते हैं? एक वर्तमान में, है ना, प्रेजेंट में उसको प्रस्तुत करते हैं, है ना, और तब जा करके उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वही क्या कहलाता है? तो इतिहास कहलाता है। ठीक है। आप देखते हैं कि इतिहास हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, इतिहास हो, विज्ञान हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, किसी का ना उसका कुछ ना कुछ क्या होते हैं, उसका जनक होते हैं, कोई ना कोई उसका जनक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इतिहास है, उसके जनक, है ना, इसके जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे, इसके जनक जो होते हैं वह हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। याद हुआ? किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हेरोडोटस को कहा जाता है। जो यूनान के, है ना, कहाँ के? जो यूनान देश के निवासी है। कहाँ के थे वो? हेरोडोटस जो है वह कहाँ के है? तो याद रखिएगा बच्चे, यह यूनान के है ना। यूनान इनका क्या है? तो घर, ये यूनानवासी, जैसे हम लोग, है ना, भारतवासी हो गए, उसी प्रकार से यह हेरोडोटस हो क्या है? तो यूनानवासी है। उसके बाद इन्होंने संपूर्ण विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी को प्रस्तुत किया। संपूर्ण विश्व में, देखिए वर्ल्ड की बात कर रहा है, संपूर्ण विश्व में इतिहास के बारे में हेरोडोटस जो है वो जानकारी को प्राप्त किया है। जबकि जम्मू कश्मीर में इतिहास के बारे में कलहन प्रस्तुत
कलन प्रस्तुत रचना है ना राजतरंगिणी से क्या होता है तो इसका है ना मिलता जुलता है। ये तो किसके बारे में हो गया तो यूनान के बारे, किसके बारे तो है ना यूनान, ठीक है, यूनान, हेरोडोटस जो यूनान में रहते थे है ना, इनका ये कहना है। उसके बाद देखिए ध्यान से, आप किसके अनुसार, ये था हेरोडोटस के अनुसार था। अब यहाँ पर आता है डॉक्टर एस कृष्णमन, है ना, इसके द्वारा, यानी डॉक्टर एस कृष्णमन के द्वारा इसके अनुसार परिभाषा क्या होता है, किसका तो इतिहास का। तो आप देखते हैं कि डॉक्टर है ना एस कृष्णमन के द्वारा जो इतिहास का परिभाषा वो क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, इसके अनुसार इतिहास की परिभाषा, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलते रहने वाला है ना विषय है। यानी कि अतीत मतलब क्या होता है बच्चे, फिर से समझिए, अतीत मतलब जो बीत गया। अब वर्तमान के मतलब क्या, जो अभी है, यानी कि आज हम जो भी मतलब मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो यह बात तो घट जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है, इसको अतीत बोल दिए। अब कभी किसी को आप मतलब हमारी बातों के बारे में सुनिएगा तो उसको प्रेजेंट करके बताएगा, वर्तमान करके बताएगा, है ना, यानी दोनों के बीच में जो निरंतर चलते रहता है ना, जो विषय चलते रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इतिहास कहते हैं। ये किसके अनुसार था तो डॉक्टर एस कृष्णमन के अनुसार था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बताया, उसी बात को बता दिया है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य जो बीत चुका है, जो खत्म हो चुका है, जो बीत गया, वो क्या कहलाता है बच्चे तो अतीत कहलाता है, ठीक है। और जो वर्तमान में जो गुजर रहा है, वर्तमान में जो कंटिन्यू चल रहा है ना, जो गुजर रहा है, वो क्या कहलाता है, वो याद रखिएगा वर्तमान कहलाता है ना। भविष्य में क्या होता है, जो आने वाला है, जो आने वाला वो क्या कहलाता है, भविष्य होता है। बच्चे याद रखिएगा, यही एक अतीत है ना और वर्तमान दो आप जान सकते हैं, मगर भविष्य आप नहीं जान सकते, ठीक है। आगे क्या होने वाला है आज कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो हम देखिए ध्यान से बच्चे, आप लोग को यहाँ से मैं कहानी शुरू करता हूँ कि आखिर ये इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पुनः जागरण क्या होता है। पुनः जागरण के बारे में समझते हैं, ठीक है बच्चे। आप लोग जानते होंगे पुनः जागरण क्या है तो बच्चे, पुनः जागरण काल क्या होता है, ठीक है। पुनः जागरण काल के बारे में हम लोग समझते हैं, यानी कि 14वीं शताब्दी, क्या बच्चे याद रखिएगा तो 14वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी से लेकर के कब से कब तक तो याद रखिएगा 17वीं शताब्दी, है ना, 17वीं शताब्दी तक, यानी 14वीं शताब्दी से लेकर के जो 17वीं शताब्दी तक जो भी समय होता है, घटता है, इसी समय को क्या बोलते हैं, इसी काल को क्या बोलते हैं, पुनः जागरण काल कहा जाता है। शताब्दी का मतलब समझते हैं क्या होता है बच्चा, शताब्दी के मतलब होता है, याद रखिएगा 100 वर्ष, क्या होते हैं तो 100 वर्ष होते हैं शताब्दी मतलब, ठीक है। और दशक के मतलब क्या होता है, याद रखिएगा दशक के मतलब होता है कि 10 साल, क्या होता है तो 10 वर्ष होते हैं, यानी कि दशक। और शताब्दी के मतलब क्या होते हैं तो 100 वर्ष, 100 वर्ष पूरेगा एक शताब्दी कहलाएगा। तो वही पुनः जागरण, आपसे कोई पूछे कि पुनः जागरण काल क्या होता है तो 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी तक जो भी काल होता है, कहाँ से कहाँ, 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक जो भी काल होता है, इस काल को हम लोग पुनः जागरण काल कहते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ धीरे धीरे राष्ट्रपद पनपा। देखिए ध्यान से बच्चे, यहाँ जो है इस काल में, यानी कि ये जो काल जो था 14वीं से लेकर के 17वीं जो था, इसके अंदर जो है ये धीरे 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 राष्ट्रवाद का क्या हुआ था, उदय हुआ था। किसका उदय हुआ था धीरे धीरे बच्चे तो राष्ट्रवाद का उदय। इसमें पूरा राष्ट्रवाद नहीं था, ठीक है। राष्ट्रवाद पनपा, सबसे ज्यादा पनपा था राष्ट्रवाद, वो कहाँ पनपा था बच्चे तो याद रखिएगा, वह पनपा था फ्रांस, यानी कि 1789, याद रखिएगा, यहीं से आपका कहानी शुरू होता है बच्चे। 1789 जो है ना, 1789 कहाँ पर हुआ तो याद रखिएगा फ्रांस में, कहाँ तो याद रखिए बच्चे फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में जो है यह सबसे पहले राष्ट्रवाद क्या हो गया था, शुरू हो गया था, सबसे ज्यादा और तेजी से शुरू हो गया था, ठीक है। आप कहेगा सर यहाँ पर फ्रांस में राष्ट्रवाद शुरू हुआ तो यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावनाओं को समझने वाला नहीं था उस समय, तो नहीं, याद रखिए बच्चे, ये राष्ट्रवाद जो है यह इस समय क्या हुआ था 1789 में फ्रांस में शुरू हुआ था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस में कौन कौन से लोग रहते थे तो याद रखिएगा बच्चे, फ्रांस में जो है वह ईसाई धर्म के, जो भी ईसाई धर्म के लोग रहते थे, जो ईसाई धर्म के थे वो क्या करते थे, फ्रांस में रहते थे, ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग का भी अपना भारत में सबका धर्म होता है, ठीक है, सब अपना अपना धर्म को लेकर आते हैं, ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में कौन सा धर्म
धर्म रहते थे? तो याद रखिएगा ईसाई धर्म फ्रांस में रहते थे। और इसी फ्रांस में है ना एक राजा था जिसका नाम क्या था बच्चे? लुई। क्या नाम था? एक राजा जिसका नाम था लुई, यानी कि यह 16वीं शताब्दी में था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लुई 16वां। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बच्चे? है ना, लुई 16वां। अब ध्यान से समझिए, एक एक करके आपको समझ में आ जाएगा कहानी की तरह। ठीक है बच्चे, आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एक राजा रहता था जिसका नाम था लुई, जिसको 16वीं शताब्दी में, इसलिए इसको क्या बोल दिया? तो लुई 16वां बोल दिया। ठीक है, यह जो कौन वंश से आता था? तो याद रखिए बच्चे, यह जो था इसका वंश वो कौन सा था? तो बुर्बो राजवंश। क्या था? तो याद रखिएगा इसका जो वंश था बच्चे, है ना, बुर्बो राजवंश था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यह बुर्बो राजवंश होता क्या है? ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर अमिताभ बच्चन है, ठीक है, अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन उसका पूरा फैमिली जो हो जाएगा वो बच्चन पार्टी का हो जाएगा। कौन सा पार्टी होगा? तो सारा का सारा फैमिली बच्चन ही कहलाएगा, बच्चन ही कहलाएगा। यानी इसी तरीके से लुई 16वां राजा था, तो इसका पूरा मतलब इसका वंश जो था वो कौन सा वंश था? तो याद रखिएगा बुर्बो राजवंश। कौन सा था? तो याद रखिए बच्चे, जो बुर्बो राजवंश था। ठीक है, किसका? तो लुई 16वां राजा को। ठीक है, यानी कि यह बहुत ही क्या था बच्चे? भ्रष्टाचारी था। याद रखिए, यह जो था बहुत ही क्या था? तो भ्रष्टाचारी था। भ्रष्टाचारी का मतलब आप लोग समझे होंगे। ठीक है, भ्रष्टाचारी के मतलब होता है बच्चे, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं निरंकुश। हाँ, क्या है? तो जिसको हम बोलते हैं निरंकुश। निरंकुश के मतलब क्या होता है बच्चे? याद रखिएगा, वो होते हैं भ्रष्टाचारी। क्या होते हैं? तो भ्रष्टाचारी। यानी कि भ्रष्टाचारी का मेन अर्थ जो होता है कि अपने भलाई के बारे में सोचना और किसी के भलाई के बारे में नहीं सोचना। जो भी काम होगा हमारे हित के लिए होगा और जनता के हित के लिए नहीं होगा, उसी को बोलते हैं भ्रष्टाचारी, या इसी को बोलते हैं हम लोग निरंकुश। क्या बोलते हैं? निरंकुशवाद बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं? तो निरंकुश कहा जाता है। यानी ये राजा जो था लुई 16वां जो था, यह एक ऐसा था बेहुदा कि मतलब ये पूरा निरंकुश था, भ्रष्टाचारी था, और यह मतलब किसी को, कोई भी जनता को, है ना, आगे बढ़ने के लिए कभी सोचा नहीं था। कौन? लुई 16वां। सिर्फ चाहता था कि हम जनता पर राज करें, जनता पर हम अपना हक जमाएं, और जमा भी लिया था। ठीक है, धीरे धीरे सब अपना कब्जा कर लिया था, और यहाँ तक कि जनता को यह जो था वह शिक्षित भी करना नहीं जानता था, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए जनता अगर पढ़ लेगा, शिक्षित हो जाएगा, तो एक दिन हम पर ही क्या करेगा? कब्जा कर लेगा, है ना, उसके पास नॉलेज आएगा, है ना, अकल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह क्या किया, है ना, कोई चीज को मतलब वहां पर उदय नहीं किया था। सिर्फ एक ही उद्देश्य था इसका कि हम सब पर क्या करे? राज करे, और करता भी था। इसी में मतलब कोई ऐसा भी लोग थे, है ना, जो है ना मध्यम वर्ग के लोग थे। याद रखिए बच्चे, कौन सा लोग थे? तो याद रखिएगा मध्यम वर्ग के लोग। ठीक है, जो मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते थे ना, यह लोग पढ़ा लिखल होते थे और छोटा छोटा काम करते थे, जैसे कि दुकान चलाना, ये सब मतलब छोटा सा काम जो होता है, यह कौन सा लोग करते थे? तो मध्यम वर्ग के लोग। यानी कि 1789 ईस्वी की बात यहाँ पर हो रहा है कि वहां पर जो लोग होते थे मध्यम वर्ग के लोग, वो काफी पढ़े लिखे माना जाते थे, तो इन्होंने समझाना शुरू कर दिया। ठीक है, उन लोगों को समझाया। इससे पहले उन्होंने क्या किया? देखिए ध्यान से, कि यह सामंती जो व्यवस्था होता है ना, वो सामंती व्यवस्था को लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चे? तो याद रखिएगा, सामंती व्यवस्था को लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? तो सामंती व्यवस्था। अब ये सामंती व्यवस्था होता क्या, इसको समझते हैं। यानी कि सामंती व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था होता है बच्चे, जिसमें अगर मान लीजिए कि आपके पास, मान लो कि अगर, है ना, 100, जो अभी मान लीजिए कि 100 बीघा आपके पास है। ठीक है, क्या है? तो 100 बीघा आपके पास ज़मीन है, तो वह ज़मीन है ना, वह ज़मीन को क्या करेगा? आप उसमें जो भी उपजा करते हैं, जो भी आप खेती करते हैं, जो भी आपका अन्न उगता है, वो सारा का सारा जो है वो किसको देना पड़ जाता? वो लुई 16वां को, लुई को देना पड़ जाता। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर इसमें से उसको मन होता कि चलो इसको इतना हम दे देते हैं, इस किसान को इतना दे देते हैं, उसको उसकी इच्छा के अनुसार निर्भर करता था कि वो कितना देता है। ठीक है, वो उसी के हिसाब से क्या करता, लुई 16वां ने उस किसानों को क्या करते थे? वो देते थे। ठीक है, तब उसके अलावा वो कुछ नहीं बोल सकते। इसी में एक था मध्यम वर्ग के लोग, उन्होंने कहा कि अरे तू लोग क्या कर रहे हो? ठीक है, तू लोग अपने ही मतलब यहाँ जो है, अब देखो ध्यान से, तुम्हारा ही अपना पूर्वज का ये सब जमीन है, सब चीज़ तुम्हारा ही है, और तुम लोग पर शोषण कर रहा है, तुम ही उपजाते हो, और तुम्हारा से क्या कर सारा वो लेकर लुई 16वां चला जाता है। आप लोग के पास दिमाग वाग नहीं है क्या? ऐसा वो समझाने का प्रयास किया। कौन? तो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, पढ़े लिखल जो लोग थे, है ना, वो सबने क्या किया? उसको समझाने का प्रयास किया। क्योंकि यहाँ पर जो भी सामंती लोग जो होते थे, वो क्या करते थे? वो
मतलब काम तो किया किसान लोग, मेहनत किसान लोग किया, और वो सारा का सारा लेकर कौन जाते थे, तो वो लुई सोलहवां जो क्या करते थे, राजा थे, उनके यहाँ सबको पहुंचाना पड़ता था। इसी में देखिए मध्यम वर्ग ने क्या किया, वो धीरे 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 मध्यम वर्ग का प्रवेश हुआ और धीरे धीरे लोगों के पास अकल आया। और यहाँ तक देखिए ध्यान से, मध्यम वर्ग जो है, अब यहाँ पर से देखते बच्चे ध्यान दीजिएगा कि मध्यम वर्ग का यहाँ पर से बोलबाला चलता है। ठीक है, कौन सा वर्ग, तो याद रखिएगा बच्चे, है ना, मध्यम वर्ग। क्योंकि मध्यम वर्ग उस समय जो थे वो पढ़े लिखे लोग थे। कौन से थे, वे पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, मध्यम वर्ग। इन्होंने समझाना शुरू किया। इन्होंने कहा कि ये जो तुम जमीन जो देख रहे हो ना, इस जमीन से जो तुम खुद को मतलब क्या करते हो, इसमें है ना अन्न उपजाते हो, ये सब जो करते हो वह सब लेकर चला जाता है, ये तो तुम लोग को समझ नहीं आ रहा। ये सब तुम्हारा जो है यह पैतृक है। क्या है, तो ये सब तुम्हारा पैतृक जमीन है ना, ये सब पैतृक जमीन है, तुम्हारा बदौती जमीन है, खानदानी जमीन है, इस पर तुम्हारा हक है ना, उस पर किसी का उसका हक नहीं है ना। तुम लोग क्या करो, इसमें है ना जो भी अन्न को उपजा वो अपने पास रखो, सब चीज अपने पास सेव करो, सब एकता के साथ आओ और एकता के साथ रहो। ठीक है, ऐसा मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो समझाने का प्रयास करने लगे, है ना। और ये भी कहा कि तुम लोग यहाँ का क्या हो, तो नागरिक हो, तुम लोग यहाँ का तो नागरिक हो, है मतलब यहाँ का नागरिक होकर भी तुम यहाँ का नागरिक नहीं बन पा रहे हो, जो वो कहता है राजा वो तुम कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या फायदा मतलब इससे। ठीक है, तुम लोग के पास एकता भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि तुम लोग के पास क्या है, तो एकता भी नहीं है, एकता नहीं था। सही में ये लोग के पास एकता नहीं था। क्या होता था बच्चे, बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया फ्रांस, क्या हो गया, यह फ्रांस हो गया। ये फ्रांस में जो है ना छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। ठीक है, ये फ्रांस में बहुत सारे छोटे 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 क्या है, तो राज्य, छोटे छोटे क्या है, तो राज्य है। ठीक है, और यहाँ तक कि इन छोटे छोटे राज्यों में इसका भी अलग झंडा है, इसका भी अलग झंडा, इसका भी अलग झंडा, इसका भी अलग, सबका अलग अलग झंडा है। इस ससुरा सब इतना अपने आप में खचराई करता था कि सबके अलग अलग झंडा रख करके कहता है कि हम बड़ा, हम बड़ा, हम बालवती, हम उससे बड़ा, हम उससे बड़ा, सब आपस में ही झगड़ा करता था। और इसका फायदा कौन उठाता था, तो लुई, कौन उठाता था, लुई सोलहवां उठाता। ठीक है, सबको आपस में झगड़ा कराया, सबको अलग किया, और इसी चीज को जो है एक मध्यम वर्ग के जो लोग थे वो समझाने का प्रयास किए कि आप लोग जो है ऐसे अपना अपना एक झंडा लेकर के मतलब कर रहे हैं हम बड़ा, हम बड़ा, हम बड़ा। आप लोग क्या करना होगा कि आप लोग इस झंडा को हटाइए और हटा करके एकता कीजिए, एकता में आइए, एक साथ रहिए। और कोई फ्रांस के लिए, क्योंकि हम लोग फ्रांस के अंदर ही रहते हैं, तो फ्रांस के लिए एक बढ़िया सा मतलब जो है एक झंडा बनाएंगे और उसी झंडे के प्रति क्या करेंगे, हम लोग मर मिटेंगे। जैसे हम लोग का झंडा याद रखिए बच्चे, जैसे हम लोग का भारत का क्या है, तो तिरंगा है। क्या बच्चे, तो तिरंगा है। इसी एक तिरंगा के कारण क्या होते हैं, कितने लोग जान गंवा देते हैं, हंसते हंसते मर जाते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो मध्यम वर्ग के लोग जो थे उसने क्या किया, समझाने का प्रयास किया कि हम लोग को एक झंडा करना होगा और एकता बनाना होगा। जैसे हमारे पास एकता होगा तो उसमें ताकत बढ़ेगी। ठीक है, और मुझसे क्या करेंगे, हम लड़ सकेंगे, किससे, तो लुई सोलहवां से, है ना। ऐसा जो है मध्यम वर्ग के लोग जो है वो समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो लोगों ने ऐसा किया और उन्होंने क्या किया, है ना, ऐसा मान लिया उसकी बातों को और एक झंडा बना लिया। क्या बनाएंगे, तो एक झंडा का निर्माण किया। ठीक है, यानी एक झंडा कर लिया और उसी झंडा को, है ना, क्या किया, एक मान करके सब उसके पीछे प्रति क्या हो गया, मर मिटने के तैयार हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ तक देखा जाए तो लुई सोलहवां के प्रति जो है वह एक झंडा, एकता और नागरिकता सब उसमें धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो पनपाने लगे और एक साथ मतलब वो होने लगे। ठीक है, क्योंकि आप किसी को कितना दिन सताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सताइएगा तो फिर आपको वो छोड़ने वाला है नहीं। और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हुआ कि यानी कि 1700 यहाँ पर जो लुई सोलहवां जो है, सॉरी लुई सोलहवां जो है यहाँ पर इतना ही लोग को सताया, इतना ही लोग को सताया, इतना सताया कि मतलब यह औकात से ज़्यादा फाजिल हो गया और लोगों ने क्या किया, ये अपना ये मतलब वर्चस्व जो है वो मिल करके अति करने लगा। ठीक है, और आप देखिए ध्यान से यहाँ पर जो है अगर चाहता तो लुई सोलहवां को एक बार एक हटा देता, है ना, लुई सोलहवां को एक बार एक हटा देता। जैसे कि हमारे यहाँ जो है जो ना जो भी मतलब है ना जनता के प्रति अच्छे काम नहीं करते उसको तुरंत हटा दिया जाता है। और बच्चे याद रखिएगा पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो होता था वो याद रखिएगा, है ना, वंशानुगति। क्या होता है, वंशानुगति होता था। ठीक है बच्चे, पहले वंश के अनुसार, क्योंकि एक का बेटा राजा बना है तो वो मर जाएगा तभी वो दूसरा उसका बेटा बनेगा, वो फिर मरेगा तो फिर उसका बेटा बनेगा, वो मरेगा फिर उसका बेटा बनेगा। यानी कि धीरे धीरे जो है उसका बेटा खानदान में क्या करेगा, कोई ना कोई राजा बनेगा। ठीक है, जब बाप ऐसा तो बेटा कैसा, बेटो तो इसने होगा बेहुदा। ठीक है, यानी कि उस तरीके से जो है सामने क्या किया, एकजुट हुआ और एकजुट होकर क्या किया उन्होंने, है ना,
क्या किया, मतलब उसको पकड़ा, किसको, तो लुई सलावा को क्या किया, पकड़ा, और पकड़ करके उन्होंने, एक था गिलोटिन, क्या होता है, तो एक गिलोटिन होता है बच्चे, याद रखिएगा, है ना, गिलोटिन होता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको हम नहीं दिखा सकते हैं, है ना, एक गिलोटिन है, एक गिलोटिन का मैं चित्र बना देता हूँ, ये इस तरीके से था गिलोटिन। गिलोटिन होता क्या है, तो यह एक पहले जो 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 गलत करता था, है ना, उसको यहाँ पर साजा मिलता था, ठीक है, क्या मिलता था बच्चे, तो साजा मिलता था। ये गिलोटिन है, यहाँ से इसको क्या करता था, यहाँ से एक रस्सी जोड़ करके, है ना, यहाँ से इसको बांध दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर एक छिद्र हुआ करता था, जिसमें मूरी मूरी अट जाए, है ना, यहाँ होता था। और यहाँ से बच्चे ये एक फरसा है, ये क्या बच्चे, एक एक फरसा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ बांधा हुआ रहता था, इसको इसमें गर्दन को ढुका दिया जाता था, और जैसे इस रस्सी को छोड़ता है, ये क्या होता है, फरसा इसे गिर जाता है और गिर करके कट जाता है। ठीक उसी प्रकार से जनता ने क्या किया, वहाँ का जो भी फ्रांस का जनता था, सब ने एकजुट होकर के, एकजुट हुआ और होकर के क्या किया, इसको इसमें क्या किया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया, और गिलोटिन पर चढ़ा करके इसको फरसा से काट दिया गया, है ना। और काट करके इसका मुंडी को लेकर के, इसका मुंडी को लेकर के हाथ में करके ऐसे जनता के सामने दिखाया कि देखिए, है ना, लुई सलामा क्या हो गया, हम इसको गर्दन उतार दिए, मर गया, ठीक है। और जनता सब बहुत क्या हो गए बच्चे, खुश हो गए, जनता सब बहुत खुश हो गए, ठीक है। और यहाँ तक कि नहीं, इसको लुई सलामा को ही खाली नहीं, इसकी पत्नी को भी, है ना, किसको, तो इसको पत्नी को भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, ठीक है। और मार करके पूरा खत्म कर दिया। इससे जनता सब क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। अब यहाँ पर जैसे ही लुई सलामा का कहानी खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, यहाँ से सब अपना क्या करता है, एक नियम कानून चेंज कर लेता है। जो भी नियम लगा हुआ था लुई सलावा का, वो क्या होता है, तो उसका कानून को क्या करता है, धीरे धीरे वो चेंज कर देता है। आइए देखते हैं इसका क्या क्या चेंज किया। ये तो कहानी बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले मैंने कुछ देख लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेता हूँ कि राष्ट्रवाद क्या होता है। आपको कहानी को दिमाग में बैठा कर रखना है, ठीक है। पहले देखते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद जो होता है, एक ऐसी भावना होता है जैसे कि हम अपने देश के प्रति, हम अपने देश के लिए मर मिटने के तैयार रहेंगे, ठीक है, हम अपने देश की भलाई के लिए हमेशा सोचेंगे, वही क्या कहलाता है, तो बच्चे राष्ट्रवाद कहलाता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होती है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। क्या होता बच्चे, तो यूरोप में हुआ था, किसका, तो राष्ट्रवाद का हुआ था विकास। आगे देखिए ध्यान से, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद का अर्थ ही होता है बच्चे, हम अपने देश के बारे में सोचना, समझना, हमारे देश कैसा आगे बढ़ेगा, विकास कैसे करेगा। और गद्दारी करोगे देश के प्रति, तो वो राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है। आप लोग, है ना, देश के प्रति जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहो, झंडा फहराते रहो, अंदर से उसका बुराई करते रहो, वो राष्ट्रवाद नहीं कहलाता है। आपके अंदर से, दिल से, है ना, देश के प्रति जो है वो ऐसा राष्ट्र की आवाज़ निकलना चाहिए, वही क्या कहलाता है बच्चे, राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि जिस व्यक्ति में यह भावना पनपती है, वही क्या कहलाती है, राष्ट्रवादी कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि 1789, अभी जो कहानी पढ़ रहे थे बच्चे, वह 1789 कहानी पढ़ रहे थे, लुई सोलावा, ठीक है, जो कहाँ था, फ्रांस में हुआ था। यानी इसी में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है बच्चे कि 1789 में जो हुई क्रांति, फ्रांस में जो हुआ क्रांति, जो अभी देखें क्रांति जो हुआ, इस क्रांति का कारण क्या था, क्या कारण था कि मतलब इस फ्रांस में क्रांति हो गया। अब देखिए ध्यान से बच्चे, इसका कारण क्या था, हम देखते हैं एक एक करके, है ना। इसका कारण यही था बच्चे कि 1700, है ना, 1789 में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवाद शासक लुई सोलावा था और इसके काल में भ्रष्टाचार को बोलबाला था। सभी प्रदेशों की आर्थिक स्थिति खराब थी, है ना, जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इस क्रांति के मार्ग में, है ना, वाल्टियर यानी कि वाल्टियर रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू में आगे बढ़ाया गया। यानी कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, वाल्टियर है और ये क्या था, मॉन्टेस्क्यू ने, इन्हें क्या किया, इसको कुलीन को क्या किया था, बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, हम ना कि यहाँ पर जो, यहाँ से आप शुरू होगा कि 1789 ईस्वी में, अब देखिए लुई सोलावा को, है ना, जो लुई सोलावा था, उसको तो क्या किया, गिलोटिन पर चढ़ा करके उसको मार दिया गया था, उसकी पत्नी को मार दिया गया था। मगर उसके बाद जो फ्रांसीसी क्रांति, जो बदलाव हुए, जो काम किए, वो काम यहाँ पर देखिए क्या क्या काम थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि चेंज करना शुरू कर दिया। पहला काम देखो, क्वेश्चन क्या है कि 1789 से फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या थे। तो क्या क्या काम थे, तो फ्रांस में क्रांति हुआ, उसके बाद जो है ना, लुई सलावा को मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो काम हुआ वो था बच्चे
कि सबसे पहले काम किया तो नेशनल असेंबली की स्थापना किया। ठीक है, ये नेशनल असेंबली क्या होता है समझिए बच्चे। ठीक है, जैसे कि हम लोग के यहाँ एक नियम कानून लगता है कि मतलब जो भी बात होगा वो सोच समझ करके, है ना, जनता के भलाई के लिए होगा, है ना, एक असेंबली बनाया जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक नेशनल असेंबली बनाया गया, है ना, जहाँ पर मतलब लोगों के लिए भलाई के बारे में सोचा जाए, है ना, लोग कैसे तरक्की करें, उसके नियम मतलब क्या क्या नियम लगे ताकि वो आगे बढ़ सके, उसी के बारे में एक असेंबली खोला गया, स्थापना किया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो नेशनल असेंबली कहा गया। उसके बाद देखिए ध्यान से एक नया संविधान बनाया गया। जैसे कि हमारे भारत में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक कानून बनाकर गए। ठीक है, और उसी कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, नियम बोलते हैं। उसी के तहत हम लोग को चल रहे, उसी के तहत हम लोग अभी काम करते प्रत्येक काम को। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर एक नया क्या कर दिया गया, एक संविधान बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चे, तो एक नया संविधान बनाया गया और इसी संविधान के अनुसार वहाँ पर जितने भी फ्रांस के लोग थे वो काम करेंगे। अगर देखिए एक और सकारात्मक बात क्या है कि सभी को समान अधिकार दिया जाए। वहाँ पर लुई सोलामा जो था, है ना, वो इतना बेहुदा था, इतना बेहुदा था इस ससुरा कि मतलब वो सिर्फ अपने ही भलाई के लिए सोचता था और सबको समान अधिकार नहीं देता था। वो जो कहता वही करना पड़ता था, मगर इस सब चीज़ों को हटा दिया और हटा कर वहाँ क्या लागू किया कि सभी को, है ना, क्या मिलेगा, एक समान अधिकार दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे कोई भी लोग क्यों ना हो, सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा। अगर देखिए ध्यान से उसके बाद जो है यह सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो भी सामंती व्यवस्था, तुरंत बताया सामंती व्यवस्था क्या होता है, यानी कि जिसके पास मान लो कि 100 बीघा जमीन है, क्या बच्चे 100 बीघा जमीन है, या 100 बीघा जमीन में अन्न को उपजाएगा तो बहुत सारा इसमें अन्न होगा, है ना, और ये सारा का सारा अन्न कहाँ जाता था तो लुई सोलहवां के पास, कहाँ जाता, लुई सोलहवां के पास जाता था। और वहाँ जाने के बाद, लुई सोलहवां के पास जाने के बाद इसकी इच्छा के अनुसार उसको जितना मन उसको देना था, है ना, वो देता था। ये सामंती लोग जो थे बहुत खचराई करते थे। ठीक है, यानी कि ये सामंती व्यवस्था जो था इन सारी व्यवस्था को क्या कर दिए, वो समाप्त कर दिए। क्या कर दिए बच्चे, तो समाप्त कर दिए। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से अगला जो है कि आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया। जो आंतरिक आयात निर्यात था, जैसे कि मान लें कि यहाँ पर जो है यह आपका ये क्या हो गया, तो फ्रांस हो गया। क्या हो गया, फ्रांस। इसमें छोटे छोटे क्या है तो राज्य है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि जब मेरा ही अपना ही राज्य है, अपना राज्य यही है, अपना राज्य यही है, तो हम फ्रांस के अंदर ही ना है, फ्रांस के अंदर ही रहेंगे और इसको टैक्स देंगे, इसको टैक्स अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये भी आयात निर्यात क्या कर दिया गया, तो यहाँ से इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अगला जो है देखिए ध्यान से, अगला जो माप तौल, देखिए ध्यान से बच्चे कि माप तौल जो होता है उसका भी पद्धति क्या कर दिया गया, तो है ना, वो अपनाया गया। जो माप तौल की समान पद्धति होती है, यानी कि फ्रांस में कहीं भी मतलब एक ही माप तौल का, है ना, समान प्रणाली होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्रांस में कहीं भी जो भी राज्य है, ठीक है, सब में क्या किया गया, तो एक ही राज्य, सब में एक ही मतलब नाप तौल को लगाया गया। ठीक है, समान प्रणाली को लगाया गया। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से अगला क्या बोला गया है कि फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। जो फ्रेंच था इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और उसके बाद अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया, यानी कि अपना एक स्पेशल जो है, जैसे हम लोग का राष्ट्रगान जो है ना, एक स्पेशल है। इसके लिए हम लोग क्या सम्मान के लिए जैसी बस हम लोग खड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी कहा कि अपना क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रगान होना चाहिए। ठीक है बच्चे, आगे देखिए ध्यान से बच्चे इसमें क्या बताया गया है कि अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट को समझ लेते हैं। अब सामंतवाद क्या होता है, देखिए ध्यान से, ये सामंतवाद क्या होता है, तो वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को सिद्धांत, है ना, किसानों से ज्यादा, है ना, अधिकार दिया जाता था, जिसे सामंतवाद कहते हैं। यह मैंने पहले बताया कि सामंतवाद जो प्रणाली एक ऐसा प्रणाली था जिसमें सामंत और जमींदारों को किसानों से ज्यादा अधिकार, जो किसान इतना मेहनत करता था खेतों में, इतना ज्यादा मतलब उपजाऊ करता था, मेहनत करता था, और उससे ज्यादा अधिकार किसका होता था, सामंतों का। किसका, तो सामंतों का होता था। ठीक है, और यह क्या मनमानी करता था और किसान के ऊपर से चढ़ करके, है ना, किसान के ऊपर मतलब दबाव डाल करके, है ना, वह सारा का सारा जो अन्न जो पैदावार होता था वह सब लेकर के चला जाता था। यानी कि सामंतवाद किसे कहते हैं, तो किसान से ज्यादा जो अधिकार किसको हो जाना चाहिए, सामंतों का होता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सामंतवाद कहते हैं।
आगे देखिए ध्यान से मध्यम वर्ग। अब देखिए ध्यान से बच्चे कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे हम लोग कौन सा वर्ग बोलेंगे बच्चे, तो मध्यम वर्ग कहेंगे। ठीक है, यानी कि मध्यम वर्ग ऐसा वर्ग था जिसमें पढ़े लिखे लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, और यही लोग क्या किए है ना, जो भी मतलब निम्न वर्ग के लोग जो थे, जो न पढ़े लिखे लोग थे, उन लोग को अग्रेसन किए और आगे बढ़ाए, और ऐसा करने के बाद लुई सोलहवां को भी क्या किए है ना, मार गिराए। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ाने का काम जो किए वो कौन सा वर्ग थे, तो मध्यम वर्ग लोग थे। ठीक है, जो जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते थे, है ना, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो मध्यम वर्ग कहा जाता है। आगे देखिए ध्यान से बच्चे कि सर्वहारा वर्ग क्या होता है। सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब किसान मजदूर शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। सर्वहारा मतलब इसमें सभी लोग, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, या अन्य जो भी लोग हो, सब के सब इसी में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। जिसके पास पूंजी का अभाव होता है, जिसकी स्थिति दयनीय होती है, और जिसके पास पूंजी नहीं होता है, कम होता है, उसकी दयनीय स्थिति खराब होती है, वह सब कौन सा वर्ग में आते हैं बच्चे, तो याद रखिएगा वह सब सर्वहारा वर्ग में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है बच्चे, आगे देखिए साम्राज्यवाद क्या होता है। यानी कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जब कोई बड़ा देश जो होता है वो छोटका देश पर अधिकार जमा लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साम्राज्य। नाम में है साम्राज्य, है ना, साम्राज्य नाम में है, साम्राज्यवाद, है ना, यानी कि जो भी मतलब छोटा छोटा देश होगा उस पर जाकर कब्जा कर लेते हैं बड़ा वाला देश, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। क्या होता है, तो शोषण करना। ठीक है, उस पर कब्जा कर लेना, और कब्जा करके क्या कर लेना, तो शोषण कर लेना। ठीक है बच्चे, आगे देखिए ध्यान से बच्चे, अगला जो है इसमें इतना ही है, और अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा, वह भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट बच्चे हैं, जो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। किसके बच्चे, तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, तो लुई सोलहवां के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही बेहुदा छाप है। ठीक है, यानी कि जनता की भलाई के लिए सोचता नहीं था। तो आज हम लोग पढ़े लुई सोलहवां के बारे में, और हम कल अगला वीडियो में जो पढ़ेंगे बच्चे, वो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी बेहतर जो कहानी जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, इतना ही रहेगा।